हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आज इस सेशन में हम बैंक प्रमोशन कोर्स के टॉपिक डिफरेंट डिपॉजिट्स अकाउंट को कवर करने वाले हैं कि एक कस्टमर बैंक के पास कौन कौन सा जाके अकाउंट ओपन करवा सकता है अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो उसको ठीक लगता है वो ओपन करवा सकता है। तो आज इस सेशन में हम सारे अकाउंट्स को कवर करने वाले हैं। मैं स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। आज के सेशन में हम कौन कौन से अकाउंट को कवर करने वाले हैं? इंडिविजुअल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, माइनर एंड ट्रस्ट। ये 5 अकाउंट्स को आज इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल उसके नाम से क्लियर है, जो एक सिंगल पर्सन बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करवाता है उसको इंडिविजुअल अकाउंट बोला जाता है। इसमें वो सेविंग अकाउंट भी अपने पर्सनल यूज के लिए खुलवा सकता है और अपने बिजनेस पर्पस के लिए करंट अकाउंट भी ओपन करवा सकता है। वो जो चाहे ओपन करवा सकता है। अगर उसको सेविंग्स के पर्पस के लिए ओपन करवाना है वो सेविंग अकाउंट की साइड भी जा सकता है। अगर उसको अपनी बिजनेस लार्ज ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में करनी है, मीन्स उसको डेली डिपॉजिट और विड्रॉ वाली फैसिलिटी चाहिए, तो वो अपने नाम से करंट अकाउंट भी ओपन करवा सकता है। ए सेविंग अकाउंट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन रेदर देन बाय ए कॉर्पोरेशन। जो सिंगल पर्सन जाके उसको ओपन करवाएगा, सिर्फ वो ही उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। नॉमिनी की फैसिलिटी उसको मिल जाती है। वो किसी भी पर्सन को अपने अकाउंट में नॉमिनी बना सकता है। उसकी डेथ के बाद वो अकाउंट उसका नॉमिनी ऑपरेट कर सकता है। बट उसके मरने से पहले, अभी वो जिंदा है, सिर्फ उसके पास राइट्स हैं उस अकाउंट को चलाने के लिए, उसमें कोई भी चेंजेस करवाने के लिए। उस पे कंट्रोल सिर्फ उसी पर्सन का रहेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल अकाउंट है। इट इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। वो पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर सकता है अगर उसने सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है। माइनर हैज ऑल्सो अलाउड टू ओपन ए डिपॉजिट अकाउंट। माइनर भी डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझे, सपोज करो इंडसइंड बैंक की हम एग्जांपल लेके चलते हैं। मिस्टर अमित ने अकाउंट ओपन करवाया सेविंग, उसके 2 बच्चे हैं, वो उनका अकाउंट ओपन वो दोनों का अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, पर उनकी एज अभी तक 18 नहीं हुई है, वो माइनर है। जिनकी एज अभी तक 18 क्रॉस नहीं हुई है, 17 तक सारे माइनर कंसीडर किए जाते हैं। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स तब उसको माइनर नहीं बोला जाता। 18 से पहले जितने भी बच्चे हैं वो सारे माइनर वाली कैटेगरी में आते हैं। अगर मिस्टर अमित अपने दोनों बच्चों का अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, एक की एज 10 है और दूसरे की 7 है, तो वो इंडसइंड बैंक को बोलता है कि मैंने अपने बच्चों के अकाउंट ओपन करवाने हैं, तो उसको एक एड ऑन फॉर्म दे दिया जाएगा जिसमें जिसमें उस दोनों बच्चों के अकाउंट ओपन हो जाएंगे मिस्टर अमित के अकाउंट के साथ। दोनों को अकाउंट नंबर डिफरेंट मिलेगा, बट उसको ऑपरेट मिस्टर अमित कर सकते हैं। माइनर को कोई राइट नहीं है जब तक उसकी एज 18 नहीं हो जाती, बट उनकी सेविंग्स के लिए वो उसमें अकाउंट ओपन करवा सकता है। इसमें मिस्टर अमित का डिफरेंट अकाउंट नंबर होएगा, जो उसका फर्स्ट बेबी उसका डिफरेंट अकाउंट नंबर होगा और सेकंड बेबी का डिफरेंट अकाउंट नंबर होएगा। तो एड ऑन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर कोई भी सेविंग के पर्पज के लिए अपने बच्चों के अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो वो किसी भी बैंक में जाके फॉर्म फिल करके अकाउंट ओपन करवा सकता है, बट उसको चलाएगा उसका गार्डियन चला सकता है अकाउंट को, और कोई भी पर्सन उस अकाउंट को नहीं चला सकता, क्योंकि माइनर को ना तो पता है कि बैंक्स के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कौन सी पॉलिसीज है, कैसे अकाउंट ऑपरेट करना है, पैसा किस हिसाब से चलता है। ना ही उनको कोई डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। सारा अकाउंट ऑपरेट करेगा मिस्टर अमित। तो माइनर के पास भी प्रॉपर राइट्स हैं अपना अकाउंट ओपन डिपॉजिट का ओपन करवाने का। According to the section 11 of the Indian Contract Act 1870, every person is competent to। हर पर्सन को अकाउंट ओपन करने का राइट है जिनकी एज मेजॉरिटी मीन्स 18 ईयर से ज्यादा हो गई है, साउंड माइंड है, मीन्स उनको कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनका प्रॉपरली माइंड वर्क नहीं कर रहा, डिसेबल है, या उनको प्रॉपर मतलब किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है। अनसाउंड माइंड वाले किसी भी पर्सन को अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है या उनको राइट्स नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये टोटली मेंशन किया गया है, जो भी अनसाउंड पर्सन है, माइनर है, उनको अकाउंट ओपन करने का राइट नहीं है। उनका गार्डियन भी उनका अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैसे अकाउंट वर्क करेगा। जिनकी एज 18 हो गई है, साउंड माइंड है और नॉट डिस्क्वालिफाइड
फ्रॉम लॉ, उनको लॉ की तरफ से या कोर्ट की तरफ से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है कि आप ओपन नहीं करवा सकते। तो ये तीनों अगर कंडीशंस फुलफिल है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम अपना इंडिविजुअल अकाउंट प्रॉपरली ओपन करवा सकते हैं। तो सेकंड टाइप है जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट का ऑलरेडी एक सेशन मैं बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आप वहां जाके भी जॉइंट अकाउंट की प्रॉपर वीडियो एक देख सकते हैं। बट आज भी सेशन में हम जॉइंट अकाउंट के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जॉइंट अकाउंट इज ए बैंक अकाउंट शेयर्ड बाय टू इंडिविजुअल्स। जॉइंट अकाउंट टू इंडिविजुअल्स के द्वारा ओपन किया जाता है। इंडिविजुअल अकाउंट सिर्फ एक सिंगल पर्सन ओपन करता है, जॉइंट अकाउंट टू पर्सन के थ्रू ओपन किया जाता है। दोनों मिलकर उस अकाउंट को चलाते हैं। दोनों के पास इक्वली असेस है, चाहे वो विड्रॉ कराना चाहते हैं, चाहे वो किसी चेक को स्टॉप कराना चाहते हैं, चाहे कोई डिपॉजिट कराना चाहते हैं, या नॉमिनी की कोई भी चेंजेस करवानी है, एफडी करवानी, जो भी बैंक की प्रॉपर फैसिलिटीज है दोनों कंबाइंड यूज कर सकते हैं। अगर वो दोनों को इक्वल राइट है अकाउंट को ऑपरेट करने का। अगर कोई एक्सपेंस आ जाता है, कोई डेट इंकर्ड हो जाता है, कोई फीस के चार्जेस हैं, कोई इंटरेस्ट है, उसके लिए भी दोनों इक्वली लाइबल हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक पर्सन लाइबल है। अगर दोनों अकाउंट को चला रहे हैं, डिपॉजिट भी करवा रहे हैं, एफडी भी करवा रहे हैं, रेकरिंग डिपॉजिट भी करवा रहे हैं, लोन की फैसिलिटी भी ले रहे हैं, इन केस उनको कोई चार्जेस पड़ जाते हैं या कोई फीस पड़ जाती है या कोई इंटरेस्ट आ रहा है, दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। एक पर्सन लाइबल नहीं है। जॉइंट अकाउंट में दोनों इक्वली लाइबल रहेंगे। कोई भी फैसिलिटी चाहे ले रहे हैं, कोई भी उनको चार्जेस पड़ रहे हैं। जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैव इक्वल असेस ऑफ फंड्स। दोनों को इक्वल असेस है ऑपरेट करने का अकाउंट, एंड ऑल्सो शेयर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी फीस और चार्जेस। कोई भी फीस उन पे लग रही है, कोई भी चार्जेस उनको पड़ रहे हैं, दोनों, ये नहीं है कि हाँ तू पे कर या तू पे कर। अगर दोनों ने ओपन करवाया है, ए एंड बी दोनों ने मिलके एक जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया है, तो दोनों इक्वली लाइबल हैं। दोनों अपने अकाउंट में एक एक नॉमिनी को भी रख सकते हैं। इन केस किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनेशन को क्या है, वो पैसे मिल जाए, नॉमिनी वो सारे पैसे ले जाए। तो ए अपना अलग नॉमिनी रख सकता है, बी अपना अलग नॉमिनी रख सकता है। दोनों को इक्वल राइट्स जॉइंट अकाउंट के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। द ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी क्लियर फॉर द ऑपरेशन। कैसे इस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, जब भी कोई पर्सन जॉइंट अकाउंट ओपन करवाने जाता है, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली उनको दी जाती है कि आप कौन सा टाइप का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। उनके पास फर्स्ट ऑप्शन है ईदर और सर्वाइवर। सेकंड उनके पास ऑप्शन है फॉर्मर और सर्वाइवर। थर्ड उनके पास ऑप्शन है जॉइंटली। ईदर और सर्वाइवर में दोनों को इक्वल राइट्स हैं ऑपरेट करने के। दोनों एफडी भी करवा सकते हैं, विड्रॉ करवा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं। दोनों में से कोई भी करवा सकता है। ये नहीं सिर्फ ईदर करवा सकता है सर्वाइवर, दोनों को इक्वल राइट्स हैं। अगर इन दोनों ने एफडी करवाई है, ए और बी पर्सन है, दोनों ने एफडी करवाई है, ए इधर है, बी सर्वाइवर है, ए की डेथ हो जाती है, ड्यू डेट पे सर्वाइवर को पेमेंट मिल जाएगी। अगर उसने एफडी दोनों ने मिलके करवाई थी 1 जून 2023 को और डेथ हो गई है ए पर्सन की 30 दिसंबर 2023, और इसकी जो ड्यू डेट है 1 जून 2020, अगर तो ड्यू डेट पे मेच्योरिटी ले रहा है एफडी की, तो बी को पेमेंट खुद मिल जाएगी। उसको कोई भी ए के पर्सन को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ड्यू डेट मेच्योरिटी डेट पे ले रहा है। इन केस वो जनवरी में जाके डेथ हुई दिसंबर में, वो 12 जनवरी को चला गया कि आप मुझे प्री मेच्योर विड्रॉल दे दो, कि मुझे पैसे पहले चाहिए, अभी 6 मंथ्स पड़े हैं पर मुझे पैसे पहले चाहिए। उस केस में ए का जो भी नॉमिनी होएगा प्लस सर्वाइवर दोनों के साइन होंगे, तब एफडी के पैसे मिलेंगे, अदरवाइज एफडी के पैसे नहीं मिलेंगे। ड्यू डेट पे सर्वाइवर को मिल जाएंगे, बट अगर वो प्री मैच्योर विड्रॉल करा रहा है उस केस में दोनों के साइन लगेंगे। जो भी इसका नॉमिनी या लीगल हायर होगा उस दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी पैसे मिलेंगे। फॉर्मर और सर्वाइवर, इसमें भी सेम केस होएगा। फॉर्मर में पर ये है, दोनों में इधर और सर्वाइवर और फॉर्मर और सर्वाइवर में बेसिक डिफरेंस ये है कि सबसे पहले राइट्स फॉर्मर को दिए जाते हैं। अगर कोई भी चेक विड्रॉ होना है या पेमेंट स्टॉप करानी है, पर नॉमिनी की फैसिलिटी में
दोनों अपने अपने नाम दे सकते हैं। कोई भी एफडी करानी है उसमें भी दोनों के साइन लगेंगे। बट सबसे पहले राइट्स अगर विड्रॉ कराना है, डिपॉजिट कराना है, मटेरियल अल्ट्रेशन करानी है, उसमें सबसे पहले फॉर्मर के पास राइट्स है, ये नहीं दोनों के साइन होने जरूरी है। ये सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस इन जॉइंट अकाउंट है। सबसे पहले इसकी टाइप थी इधर और सर्वाइवर, सेकंड टाइप है फॉर्मर और सर्वाइवर। उसमें दोनों के पास राइट्स है इधर और सर्वाइवर में, पर फॉर्मर और सर्वाइवर में सबसे पहले राइट्स फॉर्मर को दिए जाते हैं, मींस फर्स्ट राइट्स, कि अगर विड्रॉ कराना है, डिपॉजिट कराना है, ये सारे राइट्स फॉर्मर को दिए जाते हैं सबसे पहले। फॉर्मर के साइन, ये नहीं है कि अगर फॉर्मर नहीं है तो सर्वाइवर के साइन ले लो, नहीं, फॉर्मर के साइन होंगे, उसके साइन होने मस्ट है, तभी कोई आगे काम हो सकता है, अदरवाइज बैंक का कोई भी काम आगे नहीं हो सकता। बट अगर कोई भी एफडी कराई है तो दोनों के साइन होने जरूरी है। अगर तो इनमें से एक की डेथ हो जाती है और ड्यू डेट पे पेमेंट चाहिए तो सर्वाइवर ले सकता है, अदरवाइज सर्वाइवर मेच्योरिटी से पहले ले रहा है तो इसमें फॉर्मर का लीगल हायर होना जरूरी है। एफडी का प्रोसेस दोनों में सेम रहेगा, बट अगर कोई भी विड्रॉ कराना है, डिपॉजिट कराना है, मटेरियल अल्ट्रेशन है, उसमें फॉर्मर के साइन होने जरूरी है। ऐसे नहीं दोनों के साइन चाहिए, बट फॉर्मर के साइन उसमें जरूरी है, उसके बिना आगे का कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता। जॉइंटली मींस दोनों के साइन होने जरूरी हैं, दोनों के इक्वल साइन होंगे तभी वो काम करेगा। डिपॉजिट कराना है, दोनों में से एक के चल जाएगा, ये नहीं कि ए है तो बी का कोई काम नहीं है, नहीं, दोनों के साइन होने जरूरी नहीं है, बट ये है कि दोनों में से किसी के साइन भी चल जाएंगे। फॉर्मर और सर्वाइवर में अगर हमने डिपॉजिट कराना है उसमें फॉर्मर के साइन चलेंगे, इधर और सर्वाइवर में किसी के भी साइन चल जाएंगे, चाहे इधर के चाहे सर्वाइवर के। जॉइंटली में अगर ए और बी ने जॉइंट अकाउंट ओपन कराया, ए के साइन भी चल सकते हैं और बी के साइन भी चल सकते हैं। और एफडी का प्रोसेस इसमें भी सेम है कि अगर ड्यू डेट पे चाहिए, दोनों जिंदा हैं, दोनों के साइन लगेंगे, ड्यू डेट पे साइन लगेंगे, और अगर डेथ हो जाती है तब भी साइन लगेंगे। तो इसमें क्या है, तीनों की डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है, एफडी का कंसेप्ट तीनों में ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो नेक्स्ट हम क्या टाइप डिस्कस करने वाले हैं डिपॉजिट अकाउंट की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है एचयूएफ कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली। एक फैमिली है, उसमें दादू दादी भी हैं, मम्मा पापा हैं, दो बच्चे हैं। जो दादू हैं वो हेड ऑफ द फैमिली कंसीडर किए जाएंगे, मींस करता, जो प्रॉपरली मैनेज करेंगे सारे घर को। द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड करता, जो मेल मेंबर होएगा उसको हेड ऑफ द फैमिली बोला जाएगा। बट आज रूल्स एंड रेगुलेशंस हिंदू अनडिवाइडेड में चेंज हो चुके हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ मेल मेंबर को एचयूएफ कंसीडर किया जाता था, कि अगर मेल मेंबर जो भी बड़ा है उसको कर्ता बोला जाएगा, जो बाकी सारे मेंबर्स है उसको को पार्टनर बोला जाता है। बट आज ये रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो चुके हैं, बाकी मेंबर्स को को पार्टनर्स ही कंसीडर किया जाता है। बट फीमेल भी एचयूएफ बन सकती है, फीमेल को भी मेल जिससे इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, कि अगर मेल घर चला सकता है तो फीमेल भी घर चला सकती है। तो जो मेल को एचयूएफ में राइट्स प्रोवाइड होते हैं वो सेम फीमेल को भी राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, फीमेल मेंबर ऑफ एचयूएफ कैन एंजॉय द सेम राइट्स एज द मेल मेंबर्स। पहले फीमेल को एचयूएफ का कोई भी राइट कंसीडर नहीं किया गया था, कोई भी वो एचयूएफ नहीं बन सकती थी। बट आज हिंदू सक्सेशन एक्ट में कंसीडर कर दिया गया कि फीमेल भी एचयूएफ बन सकती है, उसको सेम राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं जो मेल मेंबर्स के राइट्स हैं। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी एक्ट, ये कोई भी एक्ट के ऊपर एचयूएफ बेस्ड नहीं है, कि हाँ कोई एक्ट, कंपनीज एक्ट आ रहा है उस पर कंपनीज उस अकॉर्डिंग काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी भी एक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये अपने अकॉर्डिंग जो भी फैमिलीज के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है एचयूएफ। हर पर्सन का डिफरेंट एचयूएफ का, अगर किसी भी पर्सन ने एचयूएफ का बैंक अकाउंट ओपन कराना है, मान लो मिस्टर अमित है, उन्होंने बैंक अकाउंट एचयूएफ का ओपन करवाना है, जो उनके पैन कार्ड पे लिखा आएगा अमित कुमार एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ अलग होएगा, इंडिविजुअल अकाउंट का एचयूएफ अलग कंसीडर किया जाता है, बट एचयूएफ का पैन कार्ड अलग कंसीडर किया जाता है। दो, हर पर्सन जो भी करता होएगा घर का, उसके दो पैन कार्ड हो सकते हैं। एक नॉर्मल पैन कार्ड जिसपे सिर्फ अमित कुमार लिखा होगा, दूसरा अमित कुमार एचयूएफ।
तो वो HUF के नाम से भी किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकता है, चाहे वो HDFC IC अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जिस भी अकाउंट में करवाना चाहता है बैंक में करवा सकता है। तो उसके 2 पैन कार्ड बन सकते हैं। तो किसी भी एक्ट के ऊपर बेस नहीं है, सिर्फ एक पर्सन है जो करता बनेगा, जो प्रॉपर घर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कि कैसे घर चलाना है, सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम को प्रॉपरली इनकर करना। वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है फैमिली के बेनिफिट और इंटरेस्ट के लिए। वो प्रॉपरली घर को चलाता है कि कैसे घर चलेगा, कैसे कहाँ पे ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है। उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। कर्ता की लायबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड रहेगी, क्योंकि वो घर चला रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कर्ता मैनेज कर रहा है। बट जो बाकी को पार्टनर है, उनकी लायबिलिटी तब तक है जितना उनका उस प्रॉपर्टी पे राइट है। अगर तो उन्होंने किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया हुआ को पार्टनर ने, तो उनका सिर्फ किसी भी एक्ट में तभी तक वो लाइबल है जितना उनका उस प्रॉपर्टी में शेयर है। अगर उन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है तो को पार्टनर इक्वली लाइबल है जितना कि कर्ता लाइबल है, क्योंकि उन्होंने साइन किया था। अगर तो को पार्टनर कहते हैं कि हमारा कोई हमने साइन नहीं किया हुआ, हम सिर्फ उतना लाइबल है जितना हमारा प्रॉपर्टी का शेयर है। कर्ता की लाइबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड है, क्योंकि वो घर को चला रहा है, सारे एक्सपेंसेस कर रहा है, सारी इनकम इनकर कर रहा है, प्रॉपरली कंट्रोल कर रहा है, कोई भी लोन की फैसिलिटी वो भी कर्ता ले रहा है। तो को पार्टनर उतनी तक सिर्फ लाइबल रहेंगे जितना उनका प्रॉपर्टी का शेयर है। अगर उन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया है लोन लेते टाइम, तो उनको पार्टनर भी क्या है, इक्वली लाइबल है, चाहे वो माइनर हो, क्योंकि अगर उसने साइन किया है डॉक्यूमेंटेशन पे। तो कर्ता ऑलवेज लोन ले सकता है बैंक से, बट जो लाइबिलिटी है को पार्टनर की डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट, उन्होंने साइन किया है या नहीं किया। साइन किया है तो वो भी कर्ता की तरह इक्वली लाइबल है जितने भी पर्सन ने क्या है उस पेपर पे साइन किए होंगे। और HUF में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कर्ता इन केस आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है, कोई भी पार्टनर तभी उसके अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है अगर उसने अपनी अथॉरिटी कर्ता ने किसी को पार्टनर को दी होगी। अदरवाइज कोई भी पर्सन HUF का अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता, मीन्स कर्ता का अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता जब तक उसने कोई भी उसको राइट्स ना दिए हों। सेकंड, इसमें क्या पॉइंट आ जाता है कि वो उसके चेक को किसी को भी रोक नहीं सकता को पार्टनर जब तक उसको अथॉरिटी ना दी हो HUF की तरफ से, मीन्स कर्ता की तरफ से। अगर हम बात करें, सबसे पहले HUF आउट ऑफ स्टेशन चला गया, उसको अपने किसी चेक को रुकवाना था, वो अपने को पार्टनर को बैंक में भेज दे जाके मेरा चेक रुकवा। वो ऐसे नहीं कि बैंक को पार्टनर आया HUF का कि ठीक है भाई चेक रोक दो, नहीं, जब तक कर्ता ने अथॉरिटी नहीं दी होगी को पार्टनर को बैंक के पास कि ठीक है अगर इन केस मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं तो ये मेरा को पार्टनर, इसको मैं अथॉरिटी दे के जा रहा हूं कि इसको अगर ये आपके पास कोई इंस्ट्रक्शंस लेके आता है तो वो मैंने दी होंगी, तभी वो काम हो सकता है बैंक में, अदरवाइज नहीं हो सकता। कोई भी काम बैंक से करवाने के लिए कर्ता को पहले अपनी अथॉरिटी को पार्टनर को ट्रांसफर करनी होगी, तभी वो अथॉरिटी ट्रांसफर होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। सेकंड, इसमें ये है कि को पार्टनर का अकाउंट, कर्ता का अकाउंट सिर्फ कर्ता ही ऑपरेट कर सकता है। अगर वो इनकेस आउट ऑफ स्टेशन चला गया, वो नहीं अकाउंट को ऑपरेट करवा रहा और उसको कोई इमरजेंसी आ गई है अपने अकाउंट में, वो बैंक को पहले बोलेगा कि मैंने इसको अथॉरिटी दी है कि हाँ ये मेरे अकाउंट में से कोई विड्रॉ करा ले, तभी को पार्टनर विड्रॉ करवा सकता है, अदरवाइज नहीं करवा सकता। तो अथॉरिटी होनी को पार्टनर के पास बहुत जरूरी है अगर उसने कर्ता का अकाउंट ऑपरेट करना है, अदरवाइज वो कर्ता का अकाउंट कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझना। पावर्स ऑफ कर्ता, पावर्स कौन कौन सी पावर्स हैं, कैसे वो पावर्स को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। सबसे पहले उसको पावर ऑफ मैनेजमेंट, प्रॉपर घर को चलाना, कंट्रोल करना, ताकि कोई भी उस पर क्वेश्चन ना उठा पाए कि आपने ये काम क्यों किया है। तो हेड ऑफ द फैमिली जो भी, जैसे सपोज करो फादर है, वो हेड ऑफ द फैमिली है, मीन्स वो करता हुए, तो वो हमेशा वो काम करते हैं जो कि सारे घर के लिए बेनिफिशियल होता है। वो कभी भी ऐसा कोई एक्शन या कोई काम नहीं करते जिससे किसी को भी कोई हार्म हो।
कोई डिसएग्री करे कि आपने ये काम क्यों किया। इसीलिए कर्ता ऑलवेज ध्यान रखता है कि सबके बेनिफिट के लिए काम किया जाए, सबको कंट्रोल करके मैनेज करके चलता है ताकि हर पर्सन खुश रहे और प्रॉपरली उसके डिसीजन से एग्री करे। तो उसके पास मैनेज करने की प्रॉपर पावर होती है कि मैंने घर को प्रॉपर मैनेज करके चलना है। सेकेंड, अथॉरिटी ओवर फैमिली रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। हर घर के बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं अगर अर्न कर रहे हैं, अगर सपोज करो फादर के बिना सन कोई जॉब कर रहा है, तो सब घर का खर्चा चलाने के लिए अगर बेटा उसको इनकम दे रहा है तो वो प्रॉपरली उसको अथॉरिटी दे देता है कि हाँ मैं भी घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो करता हर चीज को मैनेज करके चल रहा है। अगर तो सन फैमिली बिजनेस में बैठा है फिर तो ओके है। अगर उसका बेटा फैमिली बिजनेस की बजाय जॉब कर रहा है और कर्ता को सारी इनकम दे रहा है कि ठीक है ये मैं बाहर से कमा के ला रहा हूँ, ये लो आप पैसे, तो कर्ता उसको प्रॉपरली मैनेज करके चलता है कि मुझे कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, कहाँ कहाँ मेरे खर्चे हो रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई भी उस पर कोई बोझ ना आए, कोई डेट ना आ जाए। तो वो प्रॉपरली हर चीज को मैनेज करके चलेगा। पावर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जो घर का हेड होता है वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो सोशली रिप्रेजेंट करे, लीगली रिप्रेजेंट करे। अगर हम किसी सोशली फंक्शन में गए हैं तो हमेशा आपने देखा होगा अगर कोई भी वेडिंग का कार्ड आता है वो फादर के नेम से आएगा। मीन्स फादर रिप्रेजेंट कर रहा है ना उस फैमिली को, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो किसी लीगल मैटर में कर रहा हो, चाहे रिलीजियस मैटर में कर रहा हो, चाहे कोई सोशली इवेंट में कर रहा हो, तो वो उसको प्रेजेंट करने का पूरा राइट है। तो वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट करता है कि उसकी फैमिली के ऊपर कोई भी ऐसा कोई नाम ना आए, तो वो प्रॉपरली मैनेज करके चलता है। पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। करता किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपरली एंटर हो सकता है, उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर उसके फैमिली या बिजनेस के लिए अच्छा है, कोई भी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि आप क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए। वो अगर फैमिली और बिजनेस का इंटरेस्ट आ रहा है तो अपनी मर्जी से वो विदाउट द परमिशन ऑफ को पार्टनर्स एंटर हो सकता है। पावर ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन मीन्स डिवाइड करना, ट्रांसफर करना प्रॉपर्टी को। जब भी कर्ता डिवाइड करता है प्रॉपर्टी तो वो इक्वली डिवाइड करता है, गुड फेथ में करेगा, बोनाफाइड फेथ में करेगा। ये नहीं है कि वो इलीगली किसी को भी प्रॉपर्टी से निकाल दिया या डिवाइड ठीक से नहीं कर रहा, 60% किसी और को डिवाइड कर दिया, 40% और को डिवाइड नहीं। जॉइंट फैमिली में या न्यूक्लियर फैमिली में, जॉइंट फैमिली में काफी 3-4 मेंबर्स हैं जिनमें डिवाइड होने, तो सब में 25 डिवाइड। ये नहीं है कि किसी को 30 आ रहा है, किसी को 40 आ रहा है, किसी को 70 आ रहा है, ये नहीं, हमेशा इक्वली डिवाइड किया जाता है। अगर कोई भी को पार्टनर डिसएग्री है कि कर्ता ने ठीक से डिवाइडेशन नहीं की है प्रॉपर्टी की, तो वो उसके अगेंस्ट केस भी कर सकता है। तो कर्ता हमेशा गुड फेथ में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है। ये नहीं है कि अगर उसके पास पावर है वो उसको मिसयूज करे, नहीं, वो जब भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा इक्वली डिवाइड करेगा ताकि किसी का भी लॉस ना हो, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई भी पर्सन केस कर सकता है। अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में बात करें उसमें 2 बेटे हैं तो उनमें 50% डिवाइड होगा। ये नहीं है कि जो फादर है वो किसी में 40 या 60, नहीं, इक्वली डिवाइडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज कोई भी किसी के अगेंस्ट केस कर सकता है। कोई भी को पार्टनर किसी की का भी एजेंट नहीं है, सबको अनलिमिटेड राइट्स हैं। कोई भी ये नहीं है कि सिर्फ 2 या 3 को पार्टनर हो सकते हैं, 5-6 जितने मर्जी को पार्टनर्स हो सकते हैं। इनके नंबर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। कोई किसी का एजेंट नहीं है कि ठीक है तू मेरा एजेंट है, नहीं, कोई को पार्टनर किसी का एजेंट नहीं है, तो कितने भी को पार्टनर हो सकते हैं। तो पावर ऑफ एलिएशन में बिल्कुल की है कि जो डिवाइड है प्रॉपर्टी का वो इक्वली होना चाहिए, अदरवाइज वो उसके अगेंस्ट केस कर सकता है। नेक्स्ट डिपॉजिट अकाउंट की टाइप है माइनर। माइनर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जिसकी एज 18 ईयर से कम होती है। तो माइनर के साथ अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो लॉ की नजर में वैलिड नहीं है, वो वॉइड है। क्योंकि माइनर को पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्योंकि उसको इतनी नॉलेज ही नहीं होती, उसकी एज इतनी छोटी होती है। इसीलिए लॉ की तरफ से एक एज रखी गई है कि उसकी एज 18 होनी चाहिए, तभी वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, अदरवाइज वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ नहीं सकता। माइनर अकाउंट ओपन करवा सकता है, मैंने ऑलरेडी आपको इंडिविजुअल अकाउंट में बताया है कि माइनर अकाउंट ओपन करवा सकता है, बट जो उसको ऑपरेट उसका गार्डियन करेगा।
every person is domicile in India becomes a major on the attaining the age of 18 years कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट में लिखा गया है जब तक हमारी एज 18 नहीं हो सकती हम उससे पहले हम माइनर ही कहलाएंगे। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के साथ हुआ है वो वैलिड नहीं है। ए माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो वो वॉइड है, उसको नील माना जाएगा। मीन्स अगर उसने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बोल दी ठीक है मैं आज तो पूरी कर दूंगा, कोई 13 ईयर का बच्चा है माइनर है वो किसी सेकेंड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है ये मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ आपके साथ, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो कभी भी बदल सकते हैं क्योंकि वो एक बच्चा है, उसको पता ही नहीं है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं तोड़ देता हूँ या मैं इस कंडीशन को नहीं फुलफिल कर पाता तो उसके क्या क्या उसको फेस करना पड़ेगा। तो माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो वॉइड माना गया। ए माइनर में रिफ्यूज हिज प्रॉमिस और हिज कंसेंट अंडर अदर कॉन्ट्रैक्ट, वो कभी भी किसी भी चीज को मना कर सकता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कैसे डीलिंग करनी है। तो कभी भी माइनर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो वैलिड नहीं माना जाएगा अगर उसका जो अकाउंट है वो उसका पेरेंट्स जो भी होएगा फादर मदर अगर ऑपरेट कर रहे हैं वो उस अकाउंट को मैनेज करेंगे, बट वो खुद कोई अकाउंट को मैनेज नहीं कर सकता जब तक उसकी एज 18 नहीं हो सकती। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मेंशन किया गया है। टाइप्स ऑफ माइनर, नेचुरल गार्डियन, मदर या फादर, या तो फादर उसका गार्डियन होएगा या मदर जो उसके अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। टेस्टिमेंट्री गार्डियन, टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ फादर या मदर, जो भी विल होएगी उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी गार्डियन होएगा वो माना जाएगा। लीगल गार्डियन जो लॉ की तरफ से उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो ये 3 टाइप्स के माइनर के गार्डियन हो सकते हैं। अगर नेचुरल तो फादर या मदर में से एक होता है। अगर टेस्टिमेनियल गार्डियन की बात करें तो जो विल में लिखा होगा कि इसका गार्डियन फादर या मदर में से कौन है वो कंसीडर किया जाएगा। अगर विल में भी नहीं लिखा हुआ लीगल गार्डियन जो भी लॉ बोलेगा कि हाँ मदर या फादर में से ये है या कोई थर्ड पर्सन है तो वो कंसीडर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, माइनर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। ड्यूरिंग माइनॉरिटी अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय गार्डियन, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि माइनर अपना अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता, सिर्फ उसका गार्डियन क्या है ऑपरेट कर सकता है। माइनर है उसने अकाउंट ओपन करा लिया गार्डियन के साथ, पर जब उसकी एज 18 क्रॉस कर जाएगी वो विदाउट द परमिशन ऑफ गार्डियन वो अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। उसको सिर्फ बैंक को जाके अपनी आइडेंटिफिकेशन देने की जरूरत है कि हाँ मेरी एज 18 हो गई है, अब मैं अपने अकाउंट को पर्सनली ऑपरेट करना चाहता हूँ। अगर उसके गार्डियन ने अकाउंट ओपन करवा दिया सब 18 से पहले उसका गार्डियन ऑपरेट करेगा, आफ्टर द एज ऑफ 18 उसको क्लोज करवाने की जरूरत नहीं है, वो उसका पर्सनली ऑपरेट करना स्टार्ट कर सकता है जो भी उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। After attaining the age of maturity, there is no need to close the account. After the identification and signature, the account will be continued. उसको कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग ओपन करवा सकता है, उसको चला सकता है, उसको गार्डियन की परमिशन की जरूरत भी इसमें नहीं पड़ती, बस उसकी एज 18 हो जानी चाहिए तभी बैंक उसको अलाउ करेगा। इफ द माइनर डाइज, अगर माइनर मर गया उसकी डेथ हो गया तो जो भी उसके अकाउंट में पैसे होंगे वो उसके लीगल हायर उसके गार्डियन को मिल जाएंगे। नो लोन इज प्रोवाइडेड, माइनर को कभी भी लोन नहीं मिल सकता। अगर वो कह दे मेरे पास 1 लाख पड़ा है आप एफडी रख लो एज ए सिक्योरिटी, मैं आपको लोन की अमाउंट रीपे कर दूंगा, नहीं, बैंक बोलेगा आपकी एज ही नहीं है, अगर आपने 1 लाख का लोन ले लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट भी बनेगा वो आप नहीं पे करोगे, मैं तो कोर्ट के पास जाके केस भी नहीं कर सकता क्योंकि माइनर के साथ कोई भी पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कोर्ट की नजर में वॉइड माना जाता है, उसकी कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती। गार्डियन कैन मेक नॉमिनेशन, कोई भी नॉमिनी गार्डियन चाहता है वो उसको रख सकता है। इफ गार्डियन डाइज नेक्स्ट गार्डियन टू ऑपरेट द अकाउंट, अगर फादर की डेथ हो जाती है उसने माइनर का अकाउंट ओपन करवा दिया तो उसकी मदर क्या है उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अकाउंट में होंगी। अगर माइनर किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है कि ठीक है मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और ये मेरा गार्डियन लाइबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई लाइबिलिटी जो भी बन रही है थर्ड पार्टी की तरफ माइनर की उसमें वो वैलिड ही नहीं है, तो उसमें गार्डियन पे भी नहीं करेगा।
अगर माइनर ने पे करना है, उसने पैसे तो ले लिया कॉन्ट्रैक्ट में आके, बट उस केस में गार्डियन उस चीज के लिए नहीं लाइबल है क्योंकि वो वॉइड है, तो गार्डियन उसमें मना भी कर सकता है। इसलिए कभी भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ नहीं किया जाता। अगर कोई माइनर थर्ड पार्टी एंड माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और माइनर कहता है मेरा गार्डियन लाइबल है, वो आपको पैसे दे देगा, गार्डियन मना भी कर देगा ना, तो थर्ड पार्टी उससे रिकवर नहीं कर सकती क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट माइनर विद वॉइड। तो गार्डियन भी बोल सकता है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों, क्योंकि ये उसकी एज तो अभी 18 भी है। तो कोई भी पर्सन कभी भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर चाहे तो किसी पार्टनरशिप फर्म में क्या है, साइलेंट पार्टनर बन सकता है। और जब उसकी एज 18 हो जाती है और या उसको पता लगता है कि मेरी एज अब 18 हो गई है, वो बता सकता है कि हाँ अब मेरी एज 18 हो गई है, तो मैं आपके साथ इक्वली काम करूंगा। तो पार्टनरशिप फॉर्म में वो एग्री हो सकता है, बट वो किसी भी चेक को स्टॉप नहीं कर सकता। बट अगर उसको कोई स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है तब वो मांग सकता है। तो माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है, ये पार्टनरशिप फर्म में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। Minor may be appointed as an agent on the act of the behalf of the, but legally cannot be held responsible who is principal as well. मैंने ऑलरेडी आपको बोला अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ करते हो वो वैलिड है ही नहीं। तो अगर वो थर्ड पार्टी ने उससे पैसे लेने हैं, माइनर दे ही नहीं पाएगा, चाहे आप उसके गार्डियन को बोलो, मदर फादर किसी को भी बोलो। अगर आप अगर आप कोर्ट के पास भी जाओगे, ठीक है इसने मेरे माइनर ने पैसे देना, बैंक तो कोर्ट बोलेगा क्या फायदा, मैंने तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है प्रोविजंस के अंदर कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो माइनर आपको कोई भी पैसे नहीं देगा। तो लास्ट पॉइंट इज ट्रस्ट अकाउंट। ट्रस्ट अकाउंट में दो पार्टीज होती हैं, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। एक से ज्यादा ट्रस्टी भी हो सकते हैं, बेनिफिशियरी। ट्रस्ट डीड शुड बी एग्जामिन्ड, डोंट अंडरस्टैंड द पावर्स ऑफ ट्रस्टी एंड अदर कंडीशन। ट्रस्ट डीड क्रिएट की जाती है ट्रस्टीज एंड बेनिफिशियरीज के बीच में। ट्रस्ट डीड में प्रॉपरली लिखा जाता है कि कौन सी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस पे ट्रस्ट अकाउंट चलेगा। ये बैंक के पास जाके ट्रस्ट अकाउंट ओपन करवाया जाता है। अगर कोई भी प्राइवेट ट्रस्ट है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। अगर किसी भी अकाउंट को पहले, सबसे पहले हम अगर ट्रस्ट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है फॉर पब्लिक ट्रस्ट। अगर तो हमने कोई प्राइवेट रखा है कि यार ये ट्रस्ट अकाउंट है, उसमें बैंक बोलेगा ठीक है मुझे जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन। पर अगर आप उसको पब्लिकली सबके सामने लेके आना चाहते हो ट्रस्ट अकाउंट को, उसके लिए आपकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। विदाउट टेकिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द चैरिटी कमिश्नर, नो बैंक अकाउंट ऑफ पब्लिक। विदाउट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप कभी भी ट्रस्ट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। जो ट्रस्टी है वो आपका प्रॉपरली मैनेज करता है, जो भी आपकी एसेट्स आपने बैंक के पास रखी हैं, कैश रखा है, इन्वेस्टमेंट रखी है, आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हो। बेनिफिशियरी चाहे किसी भी फॉर्म में रख सकता है, कि कैश के फॉर्म में रख लिया, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में रख लिया, सिक्योरिटी की फॉर्म में, वो उसकी बेनिफिशियरी के ऊपर है कि वो किस वे में रखना चाहता है ट्रस्ट अकाउंट। ट्रस्टी उसको मैनेज प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस में एंड गुड फेथ में करता है कि जो प्रॉफिट है वो उसके पास जाए, बेनिफिशियरी के पास, इसलिए उसको गुड फेथ में मैनेज। इन केस ट्रस्टी इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसका ट्रस्ट अकाउंट से ये नहीं है कि कोई इफेक्ट आएगा, क्योंकि इंसॉल्वेंट वो खुद पर्सनली हुआ है। ट्रस्ट अकाउंट उसके पर्सनल अकाउंट से डिफरेंट है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो भी गया, ट्रस्ट अकाउंट वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रस्टी कैन नॉट डेलीगेट इट्स पावर, इट इज प्रोवाइडेड इन द ट्रस्ट डीड पावर टू बोरो। वो कभी भी ट्रस्टी अपनी पावर्स किसी और को नहीं दे सकता। अगर तो ट्रस्ट डीड में मेंशन है कि ट्रस्टी कहीं गया हुआ है और उसने मेंशन कर दिया कि अगर इन केस फ्यूचर में मैं किसी काम से बाहर चला जाता हूं तो मैं अपनी पावर्स इसको देके जा रहा हूं, ट्रस्ट डीड में पहले मेंशन करना होता है, तभी वो पावर्स किसी और के पास जाती हैं, अदरवाइज वो पावर किसी और के पास नहीं जाती। तो कभी भी अगर किसी ने अपनी पावर्स फ्यूचर में किसी को देनी है तो आपको ट्रस्ट डीड में मेंशन करना होगा, अदरवाइज आप किसी को भी अपनी पावर्स नहीं ट्रांसफर कर सकते कि हाँ ठीक है आप मेरा ये जाके ट्रस्ट अकाउंट में काम कर रहे हो, क्योंकि एक बहुत रिस्पॉन्सिबल ट्रस्ट अकाउंट बनाया जाता है। हम किसी और की एसेट्स, किसी और की इन्वेस्टमेंट को मैनेज करके चल रहे हैं। मींस बेनिफिशियरी जो अपनी एसेट्स दे रहा है या इन्वेस्टमेंट बैंक के पास दे रहा है, ट्रस्टी को कह रहा है कि आप इसको प्रॉपरली मैनेज करो, तो किसी को भी पावर्स डेलीगेट नहीं की जाती अनलेस उसमें ट्रस्ट डीड में मेंशन नहीं किया हो। बैंक शुड नॉट अलाउ एनी ट्रस्टी टू ट्रांसफर फंड्स। कोई भी ट्रस्टी अपने अकाउंट में फंड्स नहीं ट्रांसफर कर रहा।
कोई ट्रस्टी है बैंक के पास गया कि ट्रस्ट अकाउंट में से आप 5 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, नहीं, बैंक हमेशा पर इंक्वायरी करता है। ट्रस्ट अकाउंट एक पब्लिक अकाउंट अगर बन गया तो वो प्रॉपरली मैनेज कर रहा है कि इसको क्या अपने पर्सनल अकाउंट में डलवाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो ट्रस्टी का पैसा नहीं है, वो एक बेनिफिशियरी का पैसा है। बेनिफिशियरी ने अपना पैसा बैंक के पास दिया है जो ट्रस्टी मैनेज कर रहा है, तो कभी भी किसी भी ट्रस्टी के पर्सनल अकाउंट में पैसे नहीं दिए जाते। अगर ट्रस्टी मर गया, द प्रोविजन ऑफ ट्रस्ट डीड, अगर ट्रस्टी मर जाता है, 2-3 ट्रस्टी उसमें से एक ट्रस्टी बन गया, तो ट्रस्ट अकाउंट प्रॉपरली मैनेज वैसे ही होएगा जैसे चल रहा था। अगर सिर्फ एक ही ट्रस्टी बनाया गया है, उस केस में एक बार के लिए ट्रस्ट अकाउंट को स्टॉप कर दिया जाएगा। अगर तो कोई चेक है वो पे कर दिया जाएगा, जब तक कोई नया ट्रस्टी नहीं अपॉइंट किया जाता ट्रस्ट अकाउंट में, तब तक के लिए वो अकाउंट नहीं चल सकता, तब तक के लिए सिर्फ वो रुक जाएगा। बहुत सारे ट्रस्ट अकाउंट है जो रिवोकेबल भी है, जिसकी सिर्फ ट्रस्टी के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो उसको जब मर्जी चाहे खत्म कर सकता है, या उसको जब मर्जी लग रहा है कि चलाना है तो चला रहा है, नहीं चलाना नहीं चला रहा। इरिवोकेबल, बेनिफिशियरी की परमिशन के बिना वो इसको खत्म या दोबारा नहीं चला सकता, बेनिफिशियरी की परमिशन होनी ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे ट्रस्ट अकाउंट चैरिटेबल पर्पस के लिए भी खुलाए जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बेनिफिशियरी की तरफ से ट्रस्टीज को सिर्फ मैनेज कर रहा है किस जिससे लोगों का सिर्फ पर्पस का भला हो, कि ठीक है लोगों का भला हो रहा है, चैरिटेबल के लिए ये पैसा चैरिटी में जा रहा है। बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट अकाउंट्स भी होते हैं, तो वो ट्रस्टी सिर्फ उसको मैनेज करके चलता है कि उसने बेनिफिशियरी का पैसा प्रॉपरली मैनेज करना है और वो गुड फेथ में उसको मैनेज करके चलता है। तो ट्रस्ट अकाउंट हमेशा बेनिफिशियरी और ट्रस्टी के बीच में होता है। तो 3 मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिपॉजिट्स अकाउंट में जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर कौन होता है? जिसका नेम विल ऑफ द डिसीज पर्सन में मेंशन होता है। अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है और उसने अपनी विल में मेंशन किया कि ये एग्जीक्यूटर है, जो अगर मेरी डेथ हो जाती है तो ये मेरी प्रॉपर्टी को सेटल करेगा। अगर मान लो उसने किसी क्लोज फ्रेंड को भी अपॉइंट कर सकता है, अपने बेटे को भी अपॉइंट कर सकता है, अपनी वाइफ को भी अपॉइंट, किसी भी पर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है, बट वो विल में मेंशन करके जाएगा कि ठीक है ये पर्सन है, अगर मेरी डेथ हो गई है तो ये मेरी विल को क्या है प्रॉपरली मैनेज करेगा। इज द पर्सन नेम्ड इन द विल ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन। जो पर्सन की डेथ होगी वो विल में मेंशन करके गया है कि ये मेरा एग्जीक्यूटर है। तो एग्जीक्यूटर सबसे पहले क्या करेगा? जो भी डिसीज पर्सन के कोई लोन्स चल रहे हैं, कोई डेट्स है, उसको रीपे करेगा कि हाँ ठीक है ये सारे इसके लोन्स पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, मैं इसको पे कर रहा हूँ, ये सारे पे कर देगा। उसके बाद उसकी विल को फाइनेंशियली और लीगली सेटल करेगा। ये नहीं कि पहले सारा सेटल कर देगा उसके बाद सोचेगा कि मैं ये डेट्स की पेमेंट करूं या नहीं, लोन की रीपेमेंट करूं या नहीं। सबसे पहले एग्जीक्यूटर का काम होएगा, चाहे कोई भी हो सकता है एग्जीक्यूटर, वो डिपेंड करता है डिसीज पर्सन पे मरने से पहले कि वो किसको अपॉइंट करके गया है अपनी विल में। तो वो सेटल विल को उस पर्सन की, जिस तरह उसने अपनी विल में मेंशन किया होगा कि इस पर्सन को इतने पैसे देने हैं या इस पर्सन को इतनी प्रॉपर्टी लीगली ट्रांसफर करनी है, तो लीगली और फाइनेंशियली वो बिल्कुल उस विल के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग विल की सेटलमेंट कर रहे हैं, नहीं। एग्जीक्यूटर हमेशा जो विल में मेंशन होएगा उसके अकॉर्डिंग विल को मेंशन करेगा कि हाँ ठीक है जो आपका पर्सन है वो ऐसे मेंशन कर रहा है, मैं इस पर्सन को इतनी ट्रांसफर कर रहा हूँ, विल के अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस को उसको सेटल करेगा। सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेट्स को करे। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटर इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इन द एब्सेंस ऑफ द विल डिसीज्ड पर्सन। किसी पर्सन की डेथ होगी, सडनली होगी, और वो विल में मेंशन नहीं करके गया कि मेरी विल को कैसे सेटल करना है, तो कोर्ट किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा, चाहे वो किसी प्रोफेशनल पर्सन को अपॉइंट करे, चाहे वो किसी फैमिली मेंबर को करे या किसी क्लोज फ्रेंड को करे। ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो किसी पर्सन को अपॉइंट करे कि जो पर्सन मर गया है उसकी विल को प्रॉपरली सेटल किया जाए। तो कोई भी पर्सन को वो अपॉइंट कर सकता है, वो देखेगा कि कौन सा पर्सन जेन्युइन है, उसके अकॉर्डिंग उसकी विल को सेटल करेगा। ऑथोराइज टू डील विद द स्टेट ऑफ इट सीज्ड पर्सन आफ्टर हिज डेथ। ये भी इस केस में क्या करेगा? सबसे पहले उसके लोन्स जो भी होंगे, डेट्स होंगे, उसको क्लियर करेगा, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को क्या है
विल को प्रॉपरली कलेक्ट करेगा कि कितनी एसेट्स हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने फंड्स पड़े हैं, सबको कलेक्ट करने के बाद उसको फाइनेंशियली सेटल करेगा। हम अगर एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर में बेसिक डिफरेंस देखें, एग्जीक्यूटर विल में उसका नेम मेंशन होएगा, बट एडमिनिस्ट्रेटर का क्या है, विल में नेम मेंशन नहीं होता, उसको कोर्ट अपॉइंट करती है, पर दोनों का काम सेम रहेगा कि दोनों ने पहले डेट्स को क्लियर करना है, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी फंड्स जितने भी उसकी बिजनेसेस है सबको कलेक्ट करके उसके बाद उसको सेटल करेगा। काम दोनों का एक है, बट उसका नेम विल में एग्जीक्यूटर का मेंशन होएगा, एडमिनिस्ट्रेटर का मेंशन नहीं होएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, सोसाइटीज एंड क्लब। सोसाइटीज जो फॉर्मली बनाई जाती हैं, क्लब्स जो फॉर्मली भी बनाए जा सकते हैं, इनफॉर्मली भी बनाए जा सकते हैं। इसमें ये सिर्फ फन और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए बनाए जाते हैं। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन, इसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा तभी हम बना सकते हैं। कॉपी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बनाया जाता है, चाहे वो सोसाइटी है चाहे वो क्लब है। आजकल बहुत सारे क्लब भी बन गए हैं। अगर हम बात करें, एक गीतांजलि लेडीज क्लब बना हुआ है, उसको प्रॉपरली उसमें मेंटेन किया जाता है कि इसको हम फ्यूचर में कैसे ग्रो करेंगे। अगर कोई सोसाइटी लगा लो, ओमेक्स सोसाइटी लगा लो, ये सोसाइटी भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलती है कि अगर कोई हमने उसमें जगह लेनी है तो हम कैसे उसमें जगह ले सकते हैं, क्या इसमें मेंटेनेंस चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा क्या है, गार्ड है, तो हर चीज का क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बनाया गया है। ऐसे नहीं है कि कोई भी जाके कह दे कि ठीक है मेरे को एक घर प्रॉपर्टी दे दो। एक सोसाइटी है, उसके कुछ रूल्स हैं, ऐसे नहीं है वहां जाके कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई शोर मचा रहा है, नहीं, प्रॉपर एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं हर चीज के लिए। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन बाय मैनेजिंग कमेटी एंड लास्ट पॉइंट, ऑपरेशंस इन अकाउंट ऑन द डेथ ऑफ ऑथराइज पर्सन। अगर जो भी सोसाइटी और क्लब को चला रहा है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, वो काम रुक जाएगा। ये नहीं कि कोई सेकंड पर्सन आया जी ठीक है इस पर्सन की तो डेथ होगी मैं इसको चला लेता हूँ, नहीं। अगर सोसाइटीज और क्लब को चलाना है, कोई ऑथोराइज पर्सन है और कोई जेन्युइन पर्सन है, वो ही चला सकता है। तो हमेशा जब भी मेन मेंबर या सोसाइटी का डायरेक्टर या कोई भी क्लब का डायरेक्टर या मेन मेंबर होगा, उसको मेजोरिटी के साथ अपॉइंट किया जाता है कि ठीक है ये मेंबर जेन्युइन है, ये प्रॉपरली सोसाइटी को चलाएगा और क्लब में कुछ अच्छा लेके आएगा, इसको ग्रो करेगा, सोसाइटी में अच्छे काम होंगे, कोई अच्छे अच्छे इवेंट्स होंगे। तो हमेशा अगर कोई भी पर्सन की डेथ होगी है जो सोसाइटी और क्लब चला रहा था, उसके काम सारे रुक जाएंगे अनटिल अनदर पर्सन इज नॉमिनेटेड। जब तक सारे मिलके एक अनदर पर्सन नॉमिनेट नहीं करेंगे तब तक क्या सोसाइटी और क्लब नहीं कंटिन्यू होंगे। तो प्रॉपरली हर चीज का रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तभी हर वर्क चीज काम करती है, अदरवाइज कोई चीज ऐसे काम नहीं करती कि कोई भी पर्सन आ जाए और काम करने लग जाए। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, जो भी टॉपिक्स मैंने आज तक कवर किए हैं, तो आप मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। वहां आप अपनी क्वेरी मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, या आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो वीडियो का नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।